पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक। मेरा ख्वाहिश ये है जो हमारा आपस का तयशुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है, मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। अब हम इत्तेफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं है, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया। हुकूमत तो 2 महीने से मुझे कह रहे हैं, ताना मार रहे थे कि वो तो हमारे पूरे हैं, आप हमें देर कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कि कोई अलग रास्ता लेता है तो जब PTI उस आयन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ PTI का होगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 26वीं आईनी तरमीम मुशावरत का फाइनल राउंड, बल्कि ये कहा जाए कि जो एक मैराथन इस वक्त सिलसिला जारी है मुशावरत का, वो इस वक्त भी जारी है। और ऐसे में मौलाना फजल रहमान की शख्सियत, उनकी रिहाइशगाह इस वक्त मुल्की सियासत का महवर बन चुकी है। बहुत ज़्यादा एक्टिव इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी नज़र आए। उनका सियासी ख़तकाट मामले में हमने देखा कि बहुत अपने अगर करियर की पीक अगर कहा जाए तो उसके ऊपर मौजूद है। इस तमाम मामले को कहा जा रहा है पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से सियासी हम आहंगी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच में कुछ आवाज़ें अलग भी आई, स्पेशली अगर बात की जाए अख्तर मेंगल साहब की, जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं। उनका कहना है कि हमारे डराया धमकाया जा रहा है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। इसका जवाब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कैसे दिया, ज़रा ये देखते हैं। और कोई बताए कि कौन अगवा हुआ है, किसको मुक़य्यद किया गया है, किसको हॉस्टेज बनाया गया है, उनके नाम बताएं। और लोग उन लोगों को उनके सारे लोग जो हैं टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं, घरों में भी अवेलेबल हैं। ये पता नहीं किस बात का जो है रोना रो रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब किस बात पे ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वजाहत पेश की, जो जवाब दिया, वो भी आपके सामने है। और अब आज पूरे दिन की जो मसरूफियात हैं, जो इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। लेटेस्ट इस वक्त मैं अपडेट करूं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पर मौजूद हैं, उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पर मौजूद है। उधर पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना के इजलास की तैयारियाँ जारी हैं। चुगताई साहब, सबसे पहला सवाल और बुनियादी सवाल तो यही है कि आप देख रहे हैं पिछले इस 26वीं आईनी तरमीम को लेकर जो इसका लास्ट एपिसोड था, पूरे दिन हमने एक्टिविटी देखी, पूरा मीडिया जो है वो फोकस रहा, लेकिन उसके बाद इसको मौखर किया गया। और आज भी जो तयशुदा वक्त था सेनेट के इजलास का वो नहीं हो सका। अभी तक वफाकी काबीना से मंजूरी भी नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ब्रॉडर पर्सपेक्ट में एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की जा रही है। तो क्या वाकई ये सियासी हम आहंगी और पॉलिटिकल कंसेंसस है या फिर नंबर गेम पूरा नहीं है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सर? बहुत शुक्रिया। एक अर्ज के बाद आया हूँ क्योंकि उकता गया था मैं सियासी गुफ्तगू से। बड़ा आई होप बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा फिर, अगर आप दूर थे इन सारी चीजों से। तफरी करते रहे, इलाकों में गए, सयाहत की वगैरह वगैरह, माशाल्लाह। अच्छा, एनीवे, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये 18वीं आईनी तरमीम का अशर अशीर भी नहीं है। अब 18वीं आईनी तरमीम इमरान बहुत बड़ा कैनवास था, उसको भी आपने कवर किया, हमने भी कवर किया, हमने भी देखा उसमें किस तरह खूबसूरती से काम हुआ। यही काम यहाँ भी हो जाना चाहिए था, छोटे पैमाने पे, जो खैर बाद में खुसूसी कमेटी बन गई और उसने कर दिया। लेकिन इत्तफाक राय जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं ख्वाजा आसिफ गालिबन कल कह रहे थे, और शायद पहली बार मुझे बड़े अच्छे लगे
कहते हुए कि इत्तफाक राय एक इखलाकी बात है और अक्सरियत एक आईनी मसला है। हाँ। कि अगर आपका इत्तफाक राय है तो बहुत अच्छी बात है अखलाकन, लेकिन जमहूरियत जो है वो चलती है अक्सरियत से। बिल्कुल। तो यहाँ जो बात इस वक्त हो रही है मौलाना के घर पर, इत्तफाक राय तो हो चुका था। कल पीटीआई ने भी कह दिया था कि हमें मुकम्मल इत्तफाक है मौलाना के ड्राफ्ट से। उन्होंने इनका नहीं कहा था, मौलाना के ड्राफ्ट से। और आज जो पलटा खाया है इन्होंने, पता नहीं डांट खाई है क्या खाया है, उसके बाद जो वापस आएंगे तो अब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं हमारा कोई मसला नहीं है, हमें मुसव्वदे से इख्तलाफ है। शेख वकास ने कहा, जो लापता हैं, सुना है, गुमनाम हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो मौलाना के ड्राफ्ट भी एतराज़ है। अब ये आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है, कोई इत्तफाक तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। इत्तफाक हो सकता है मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का और मौलाना का, जो हो गया है, जो हो गया है। आज कामरान मुर्तज़ा ने भी यही कहा, बिलावल के साथ खड़े होकर बिलावल ने ये कहा। अब जो सूरत हाल मेरा ख्याल है, जो पूरी हुकूमत माइनस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई है मौलाना के घर पर, शायद किसी ने मौलाना से कहा कि जो ड्राफ्ट वो पेश करेंगे वो नहीं है जिससे आपसे जो एग्री हुआ है। 36 पॉइंट लेकर आ रहे हैं, आप तो 26 पॉइंट एग्री किए, तो फाइनल ड्राफ्ट भी मौलाना के हवाले कर दिया गया है। और इससे पहले बिलावल कह चुके कि मौलाना खुद पेश कर दे। हाँ, वो तो एक गुड जेस्चर में ना, कि हम ये चाहेंगे कि मौलाना साहब खुद जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा वो। हाँ हाँ। तो अब ये कि फाइनल ड्राफ्ट भी मौलाना के हवाले कर दिया गया है, तो शायद ये मामला हो। लेकिन पीटीआई का मामला, मुझे अफसोस ये कहना है कि वो पॉलिटिकली वो माइनस हो रहे हैं, पॉलिटिकली वो अपने आप को पीछे कर रहे हैं। और हर मौके पे यही हुआ है, हर मौके पर उन्होंने सियासी बात नहीं की है, अपनी ज़िद की बात की है, आना की बात की है। अब अगर आप तरमीम ला रहे हैं, वो तरमीम जो आप जिस पर आप एग्री करते थे, माजी में एग्री करते थे, माजी में आपके मंशूर में भी था, आपके तकरीरों में भी था, तो उस पर आप एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल ही पैदा होता है। तो बहुत सी बातें, बहुत किसी को बाहर आना है, किसी को अंदर जाना है। चुगताई साहब, एक सबक सीखा जाता है ना हर तजर्बे से, तो यहाँ पर इस वक्त मौलाना साहब की पोजीशन क्या है पीटीआई के हवाले से और इस पूरे मामले को लेकर, और दूसरा क्या सबक सीखा, अगर कुछ सबक सीखा ऐसी कोई है इसमें बात? सबक तीनों ने सीखा होगा। सबसे अच्छा सबक, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, वो बिलावल को मिला है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत सीखा होगा इस पूरे प्रोसेस से, सियासी तौर पर हाउ टू आर्गू एन आर्गूमेंट, किस तरह डिबेट की जाए, किस तरह इख्तलाफ का रंग क्या होता है और डिसेप्शन क्या होता है, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन क्या होता है गुफ्तगू में कि अपनी असल बात को छुपा के दूसरी बात की जाए और अपनी बात पे लाया जाए। और यकीनन मौलाना ने उनको बहुत सिखाया होगा अपनी गुफ्तगू से। एक तो पॉजिटिव ये हो गया। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है कि मौलाना हर्ट हुए होंगे पीटीआई के रवैये से, जो आज का रवैया है उनका। उन्होंने आज वाज़ेह तौर से कह दिया कि हमें मौलाना का जो ड्राफ्ट है वो भी अच्छा नहीं लगा भाई, उस पर भी इख्तलाफ है हमें, जजों की चीफ जस्टिस के तयजुन पर और जजों की तकर्रुर के ऊपर। अब इमरान, मैं एक बात, बहुत से दोस्त आज बात कर रहे थे टीवी पर बैठे हुए, सबको अदलिया की आज़ादी की फिक्र थी। अब अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ अदलिया कितनी आज़ाद रही तो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे, और बहुत सी मिसालें हैं मेरे पास। तो मसला ये है कि आप असम्बली की आज़ादी की बात नहीं करते हैं, पार्लियामेंट की आज़ादी की बात नहीं करते हैं, आप अवाम की आज़ादी की बात नहीं करते हैं। आप अदलिया ने अवाम को क्या दे दिया, अब तक क्या दिया है सिवाय असम्बलियों को तोड़ने के, आइन को मनसूख करने के, आइन को इल्तवा में डालने के, आमिरों की तौसीर करने के, दिया क्या है? अब जस्टिस मुनीर से जस्टिस बंदियाल तक। सर अब ये बताइएगा, जो बिलावल ने थोड़ी देर पहले जो आज उन्होंने कहा पीटीआई शामिल नहीं होती है तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसको भुगतना पड़ेंगे, एक तो इसके ऊपर मैं आपकी राय जानूंगा, और फिर क्यों
तहरीक इंसाफ क्या आज वो बानी को कायल नहीं कर सकी? क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी उनके लिए कुछ रिलीफ था, उनकी जो पार्लिमानी हैसियत है उसको शायद तस्लीम करने की बात भी अंदर से आ जाती, उनके लिए तो थोड़ा सा बेहतर होता है इसमें। बिल्कुल बेहतर होता और बेहतर हो रहा था, उनको रिलीफ मिल रहा था, उनको प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था, उनके लिए बात होना शुरू हो गया, उनको लोग बुलाना लोगों ने शुरू कर दिया था, लोगों ने उनसे खाइफ होना छोड़ दिया था। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उनका सोशल मीडिया देखें तो बैरिस्टर गौहर पर जो कुछ बीती है वो पता होगी आपको। खैर, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जेल में रहते हुए ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस तरह पार्टी टूट रही है उनकी, किस तरह पार्टी में इख्तलाफात हैं। सलमान अकरम राजा जैसा नस्तालीक इंसान जब 2 नंबरी करने की कोशिश करे, ये कहे कि 2 नंबर का लीडर हमें कबूल नहीं है बैरिस्टर गौहर को, तो फिर क्या रह जाता है? रंग चढ़ रहे हैं मुख्तलिफ नहीं, तो इसके बाद क्या रह जाएगा? इसके अगर ये आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या रह जाएगा? सवाल तो ये पैदा होता है ना। देखिए, फिर वही रह जाएगा ना। इनका सबसे बड़ा असासा इस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, लेकिन क्या वो इनका असासा हैं? एक सवाल ये भी, ये बड़ा सवाल है। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, मोटिवेट करके लाते हैं लोगों को। 3 बार लाए, वापस चले गए, आधे रास्ते थे। ये हुआ है, लोग इतराज़ भी करते हैं, लेकिन वाहिद वो हैं और मेरा ख्याल है कोई नहीं है इनके पास। बैरिस्टर गौहर हों, हसन रऊफ़ हों, शेख वक़ास अकरम हों, बहुत से तो वो हैं ना जो 5-5 पार्टियाँ बदल के आए हैं और छठी के इंतज़ार में हैं। बहुत से तो ऐसे लोग हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि इमरान खान की क़यादत, देखिए 6 दिन ये इमरान खान के बगैर है, और 6 दिन में क्या हो गया? 6 दिन में एक अजीब व गरीब मंजर हो गया। कोई दाएं तरफ जा रहा है, कोई बाएं तरफ जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई 45 डिग्री पर जा रहा है। सबके मौक़िफ़ एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। 15 अक्टूबर की जो स्ट्राइक थी, तो आपको पता है उस पर बहुत डांट पड़ी है। इत्तलात ये है, मैं डांट नहीं कह सकता, इत्तलात ये हैं जेल से, सरजनिश हुई है कि आप लोग कुछ नहीं कर सके। आप लोगों का फ़ायदा क्या है? आप लोग एहतजाज नहीं कर सके, आप लोग जलसों में नहीं जाते, आप लोग जुलूसों में नहीं जाते, जो मैंने काम दिया वो नहीं कर सकते। मैंने आपको प्लान दिया था जेल से निकालने का, आप उस पर अमल नहीं कर सके, तो बात सही है। ठीक, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो सिचुएशन है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माजिद निज़ामी साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI मौलाना फजलुर रहमान सेम पेज पर थे, एक मुसव्विदे पर मुत्तफ़िक़ थे। हुकूमती मुसव्विदा चले उसको अलग रखें, लेकिन जो एक प्री रिक्विजिट थी, एक प्री कंडीशन जो रखी गई थी वो बानी PTI से मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात के बाद आज बिल्कुल मामला बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्यों ऐसा क्या हुआ? क्यों एक कंसेंसस नहीं हो पा रहा है? कि PTI को क्या खदशात नज़र आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ में गुज़िश्ता 2-3 साल से ये मसला मौजूद है कि उसके कई सियासी रहनुमा जो बड़े बुर्दबार, तहम्मुल मिजाज, धीमे लहजे के हैं, वो ये चाहते हैं कि चीज़ों को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। कुछ कमेटीज में भी वो रहे, लेकिन उसके बाद जब मामला फाइनल होने के लिए इमरान खान साहब की टेबल पे आता है तो वहां पर उन्हें मायूसी और नाकामी का सामना होता है। हमने देखा कि PDM 1 में एक लम्हा ऐसा भी आया कि असम्बलियां तोड़ने पे इत्तेफाक हो गया। कहा जाता है कि तकरीर भी लिखी जा चुकी थी कि कैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बलियां खत्म करेंगे और इंतखाबात की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मामला पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। अभी आईनी तरामीम के मामले में भी आमिर डोगर साहब जो तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं, वो उस मुशावरत में मौजूद थे। उन तरामीम के हवाले से डिस्कशन भी करते रहे, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर भी दिया गया, लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने जाते हुए भी यही कहा कि हमें अपने बानी चेयरमैन से इस चीज की मंजूरी लेना होगी।
तो बानी चेयरमैन की तरजीहात में और क़यादत की तरजीहात में मुझे फिलहाल खासा फर्क नजर आता है। और जेल की मुलाकात की जो भी रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंची हैं, उसमें इस चीज से का पता चल रहा है कि वहां पर जाने के बाद बानी चेयरमैन का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। जो क़यादत यहाँ से निकात या तजावीज लेके गई थी, उन नुकात के ऊपर बिल्कुल बात नहीं हो सकी, या अगर बात हुई है तो हौसला अफजा रवैया नहीं इख्तियार किया गया। इसीलिए लेकिन ये कहा गया कि मुशावरत, मौलाना साहब से मुशावरत का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू किया जाए। थोड़ा अगर टाइम गेन करना चाह रहे हैं तो टाइम गेन करने का फायदा क्या होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ टाइम गेन करना चाह रही है, चूंकि उन्हें अपने बानी चेयरमैन से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी कि जिसके जरिए उन्होंने इस चीज के पीछे छुपने की कोशिश की है। वो सीधा तो ये नहीं कह सकते थे कि हम जिस मुशावरत में पिछले एक हफ्ते से शामिल हैं, वो हमारे बानी चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दी है। तो वो मेरा ख्याल है कि उसको एक सोफिस्टिकेटेडली उससे थोड़ा सा साइड पे होने के लिए उन्होंने ये मौकफ अपनाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें मजीद वक्त दरकार है या वहां पर बात नहीं हो सकी, क्योंकि ये तो बड़ी ओपन एंड शट केस था जिसमें आपने उनको। तो ऐसे में निजामी साहब ऐसे में बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है इस वक्त मौलाना साहब के कंधों पे डाल दी है कि वो अब आगे बढ़ें और जो मुसव्विदा है वो खुद पेश करें। उनकी ख्वाहिश ये है। तो इस पूरे एपिसोड में, इस तमाम कोशिशों में इस वक्त मौलाना साहब पीटीआई के हवाले से किस तरह का उनका तजर्बा रहा, थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं पूछना चाहूँगा। फिर दूसरा ये कि चले इत्तेफाक़ राय नहीं हो पा रहा, लेकिन जो अददी अक्सरियत है, क्या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास है या वो मैनेज कर लेगी, या फिर नंबर गेम का जो मसला है वही इस वक्त बहुत बड़ा मसला है हुकूमत के लिए? जी, ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल अहम है। उसकी वजह यह है कि कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे तो हुकूमत ये कर सकती है कि वो वोट्स मैनेज करके तो तरमीम कर ले, लेकिन उसके ऊपर अखलाकी तौर पे सवालिया निशान होगा। और चूंकि तरमीम का जो फर्स्ट फेज है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका, उसमें हुकूमत को हजीमत उठानी पड़ी, तो इसलिए अब एक मॉरल ग्राउंड को सामने रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर एक कंसेंसस हो जाए और 63A वाली जो हॉर्स ट्रेडिंग है या लोटो वाला जो काम है वो ना हो। लेकिन इसके साथ साथ हम 2-3 अहम बयानात भी देखते हैं, जिस तरह रात को बिलावल ने निशानदेही की, फिर MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि ऊंट किसी करवट बैठ जाए तो अच्छा है, वरना ऊंट जो है वो खेमे को खराब करेगा। फिर इसी तरह वो खेमा फाड़ के बाहर आ जाएगा, ये कहा उन्होंने प्रिसाइसली। बिल्कुल। और इसी तरह फैसल बावड़ा ने कहा कि नंबर्स का इशू नहीं है और तरमीम तो होनी ही होनी है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस मरहले में इस सुबकी से या अखलाकी हजीमत से बचना चाह रही है कि उनके ऊपर तारीख में ये इल्जाम लगे कि उन्होंने आईनी तरमीम की जिसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की गई, नोटों का सहारा लिया गया। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अखलाकी तौर पे इसके ऊपर बहरहाल सवालिया निशान रहेगा। इसलिए वो आखिरी कोशिशें भी की जा रही हैं कि ये सारा कुछ उससे पहले मैनेज कर लिया जाए और वो नौबत ना आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जाहिर है कि इस वक्त एक्टिविटी जारी है, अब मामलात कहाँ पर जाते हैं, आज क्या चीज़ें तय हो पाती हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जनाब ये इस वक्त जो रिजर्व सीट्स का मामला, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई स्टैंड या वाज़ेह फैसला इस वक्त नहीं ले पा रही है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है। कंवर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कंवर दिलशाद साहब से बात करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से, जो स्टिल इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तज़ब्ज़ब का शिकार है। अब तक कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया जा सका, कोई वाज़ेह जो जिसे फ़ैसला आप कहेंगे वो नहीं किया जा सका। इस हवाले से जो मुशावरती इजलास हैं वो बेनतीजा ख़त्म हुए लास्ट, और अब नया इजलास एक बार फिर जो बैठक होगी वो 21 अक्टूबर पीर के दिन होगी। इस दौरान 8 अक्सरियती जजेस ने एक बार फिर वजाहत जारी कर दी है और उनका फिर इस बात को अफर्म किया गया कि जनाब 12 जुलाई के फ़ैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता
सकता अगर तरमीम हो भी जाए, आईनी तरमीम होने के बाद भी जो 12 जुलाई का फैसला है अदलिया का आर्टिकल 189 के तहत, उसका निफाज लाजिम है हुकूमत के ऊपर। इन तमाम मामलात को मैं डिस्कस करूंगा। कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहेंगे कि क्यों इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा रिजर्व सीट्स के हवाले से? क्या उसके ऊपर प्रेशर है या क्या उसकी अपनी स्ट्रेटजी, या किस तहत वो देख रहा है इस पूरे मामले को? ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी हालात में बड़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों का जो दोबारा जो वजाहत आ गई है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खबरदार किया है कि आपने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करना ही करना है। न जो आप तो दे रहे हैं कि जनाब ये कोई इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आ गया है जिसकी बना पर 12 जुलाई का फैसला गैर फाल है, ये मंतक दुरुस्त नहीं है। ये फैसला बाकायदा बरकरार रहेगा जब तक आप इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। एक बात, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि जनाब ठीक है कि आपकी वजाहत आ रही है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमने जो 24 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके 14 सितंबर के फैसले की रोशनी में, आपकी वजाहत की रोशनी में, हमने एक नजरिए सान वास्ते जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के जरिए जमा कराई, जिसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि मतलब यानी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि 12 जुलाई का जो फैसला आया है ये आइन से मारवा है, आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन से मुतसादम है, और आपका जितना भी फैसला है ये मफरूजों पर मबनी है। साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि चूंकि अब प्रैक्टिस प्रोसीजर अपना एक्ट बन चुका है, तो जिसके तहत अब असरे 9 एक बेंच की तश्कील दी जाए, और ये फुल बेंच, फुल कोर्ट, पहले जजों ने फैसला किया वो 13 जजों का फैसला है, जिसमें 5 मुखालिफ थे, 8 हक में थे, वो बनता 13 जजों का ही है। लेकिन अब फुल कोर्ट बनती है तो 17 कोर्ट या 15 कोर्ट में बनती है, तो ये बड़ा एक अहम कानूनी और आईनी बुरहान पैदा हो गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी अपने मौके पर डट गया है कि जनाब पहले हमने जो नजरसानी की दरखास्त जमा कराई हुई है उस पर फैसला करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जनाब नहीं, हमने तो सिर्फ वजाहत जारी कर दी और आप इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसलिए मुश्किलात में घिरा हुआ है कि एक तरफ पार्लियामेंट का एक्ट बन चुका, एक्ट का जिसके तहत जिसको कहते हैं इलेक्शन एक्ट का तरमीमी एक्ट, दूसरी तरफ ये हो गया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी, सूबाई असम्बली के स्पीकर पंजाब ने भी खत लिखने शुरू कर दिए कि जनाब लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करें, तो लॉ बन चुका है। जब लॉ बन चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जितने भी फैसले आए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो गैर फाल हो गए। तो ये इन लेटर्स की कोई कानूनी हैसियत, इफादियत है स्पीकर के लेटर्स की इसकी पूरे केस में? स्पीकर की तो मशावरत की उन्होंने, कानूनी हैसियत तो नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक आइन के, उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो पास हुआ था उस पर उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि जनाब इसकी रोशनी में अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद फैसला करने का मजाज है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला गैर फाल हो गया, वो उन्होंने एक अपना एक मशवरा दिया है या उनकी तवज्जो मौजूद कराई है, लेकिन उसकी हैसियत तो नहीं है। लेकिन बहरहाल एक कौमी असम्बली का स्पीकर का खाता आ गया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो हमारी पहले नजर सानी की जो दरखास्त जमा कराई है रजिस्ट्रार के जरिए उस पर अमल दरामद कराए, उस पर फैसला दे, हम आगे बढ़े। तो ये मामला बड़ा गंभीर हो रहा है। लेकिन हमारी नजर में हम ये देख रहे हैं कि जनाब चूंकि 8 जजों का फैसला है, तो 8 जज जो हैं वो अपने फैसले को मनवा कर रहेगी, और उनको अगर रास्ते में कोई रुकावट पेश की तो मुमकिन है वो कंटेम्प्ट जारी कर दें। और तो अगर ये कंटेम्प्ट होती है तो वो किस लेवल के ऊपर होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसी सूरत में होगी ना कि वो अपने उस प्रीवियस फैसले को और लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर अगर वो चले, जो इस वक्त वो कह रहा है, जो उसका मौक़िफ़ है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट फिर कहां किस लेवल तक बन सकती है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जैसे कि हमारा एक तजर्बा है या हम कानून को हमने भी पढ़ा है, हम भी कानून के तालिब इल्म रहे हैं, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी,
अगर वो पीछे हट गए तो उनकी रेट खत्म हो जाती। 8 जजों का फैसला है, 8 जजों का। तो वो तो जब ये देखेगा कि ना हमने हुक्म जारी कर दिया, आपने हमारे पर अमल दरामद नहीं किया, तो आइन की आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ताबे हैं, उसके वो भी आर्टिकल 190 का भी वो सारा ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहेंगे जी आपने नजर सानी की दरखास्त ठीक है रजिस्ट्रार के जरिए दिएगा, लेकिन हम उसको मुस्तरद करते हैं। जब वो मुस्तरद करने की एक बात आ जाए या फैसला आ जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को लाजमी तौर पर वो 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक और पॉइंट भी है, हम भी इस पॉइंट को मानते हैं, हमारा पॉइंट वही है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना स्टैंड ले रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बना था, उसको भी वो कालदम करार दे सकती है। एक्ट है ना, एक्ट में तो करने का इख्तियारात है, तशरीह तो कर दी वजाहत के जरिए, लेकिन वो उस एक्ट को भी जो है कालदम करार दे सकती है। वो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन बहरहाल मामला ये पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन दोराहे पे खड़ा हो गया। नहीं तो इलेक्शन कमीशन डिमांड ये कर रहा है कि जनाब आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नजरसानी में वो लार्जर बेंच के अंदर जाना चाह रहा है। वो लार्जर बेंच बनेगा। तो जी ये जो फैसला आया है 12 जुलाई को, वो 13 जजों का फैसला है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उसमें चेयरमैन थे, वो उसकी सरबराही में बना है। तो वो अब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर बनाता है प्रैक्टिस प्रोसीजर के एक्ट के तहत, तो फिर लार्जर बेंच नहीं तो फुल कोर्ट बनेगी, और फुल कोर्ट बनेगी वो 15 जजों पर। तो 15 जज इकट्ठे करना, जमा करना, फैसला करना है तो बड़ा मुश्किल तरीन मरहला, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कंटेम्प्ट से बच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई बीच की राह होनी चाहिए ना, कुछ रास्ता निकलना चाहिए, या फिर जाहिर के जो सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑनरेबल जजेस ने जो इस वक्त वजाहत जारी की है उसी के ऊपर मामला आगे चले। तो आपको इन पर्सनल व्यू क्या नजर आ रहा है कि हालात किस तरफ जाएंगे? हालात बड़े इसलिए जाएंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन पाक अगर इस तरह से जो उन्होंने मुताल किया है, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब जज फैसला आ गया है, नजर सानी की दरखास्तें जमा हो चुकी हैं, तो वो अपना एक जजमेंट सुना दें, फैसला सुना दें। लेकिन जो वजहात आती है ना, उस वजहात की थोड़ी सी जरा एक प्रेस रिलीज के मुतरातिफ होती है। वजहात आ गई है जनाब, वजहात कोई कानूनी हैसियत नहीं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की नजर में। बाकी भी हम देख रहे हैं कि वजहात क्या मतलब है। आप उनको फैसला दे दें, जब आप फैसला देंगे तभी तो आप आर्टिकल 190 के तहत कार्रवाई करने के मजाज हो गए ना। अब ये सारा मामला आ रहा है 25 अक्टूबर। अगर 25 अक्टूबर तक ये मामला लड़ता रहा तो फिर तो मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। जस्टिस मंसूर शाह अगर बन जाते हैं चीफ जस्टिस, वो अपनी निगाह से देखेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए, यानी आप एक सीवियर किस्म का आईनी बहरान इस वक्त देख रहे हैं। बहुत संगीन बुरहान पैदा हो जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ पार्टी में तकसीम कर दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले को नजरअंदाज कर दिया, तो फिर एक बहुत बड़ा आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा। तो इदारे का तसादुम का खतरा भी है। वो इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर लेंगे और इसके बाद वो स्पीकर कौमी असम्बली को भी तलब कर लेंगे, आपने किस हैसियत से खत लिखा है। तो मामला बहुत आगे तक जाएगा। तो बेहतर तरीका यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस से कहें कि हमने जो नजरसानी की दरखास्तें जमा करवाई हुई हैं उस पर इमीडिएटली जो है आप बेंच की तश्कील दे दें या फुल कोर्ट की तश्कील दे दें ताकि ये मसला हल हो जाए। ठीक। दूसरी तरफ अब ज़ाहिर है कि ये तो आईनी मामलात के ऊपर आपसे बात हुई। दूसरा मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आज मुसलसल देख रहे हैं कि जनाब जो पॉलिटिकल कंसेंसस इन आईनी तरमीम के हवाले से बात की जा रही थी वो हुआ या नहीं हुआ। फिर इस वक्त दोनों हाउसेस के इजलास जो हैं वो भी होना थे। क्या नज़र आ रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। डेडलॉक कहाँ पे नज़र आ रहा है? थोड़ा सा इसके ऊपर भी कमेंट करना चाहें सर। इसमें सबसे बड़ा अहम मुल्की मफाद के तहत, मुल्क के मफाद के तहत जो एक कदम उठाया है वो मौलाना फजल रहमान। उन्होंने बहुत मंतक के बादशाह हैं। वो मंतक समझते हैं कि मदरसे के पढ़े हुए ना, वो मुल्तान के मदरसे के, तो मंतक पढ़ी हुई उन्होंने। तो मंतक के तहत उन्होंने सारे सियासतदानों को शिकस्त दे दी। वो सारे उनके घरों में चक्कर लगा रहे हैं। बिलावल भी तस्त जा रहा है, PTI भी जा रही है। असर जरदारी ने भी प्रोग्राम बनाया था जाने का, वो नहीं गए।
लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर बार बार जा रहे हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ी अहम बात है कि सबसे बड़ा अहम सियासी रोल जो है वो अदा कर रहा है बिलावल जरदारी। बिलावल जरदारी ने पूरे पाकिस्तान में जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं, प्रेस टॉक्स भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं, तो वो उन्होंने ना कोई आवाम के अंदर कोई तहरीक नहीं चलाई, कोई मुतारक नहीं हुए। अब वो ड्राइंग रूम में हासब रवायत जो कि खानदानी रवायत है वो खाने खिला देते हैं 50 तरह के बमा भिंडी के, वो सारे मामला को देखते हुए तो ये अब खाने खिलाने से बात नहीं बनती ना, आवाम को मोटिवेट करें। अब उन्होंने बिलावल जरदारी रात हैदराबाद में खिताब कर रहा था और वहां से एकदम रात को 1 बजे मौलाना फजल रहमान घर पहुंच गए। तो ये सारे मामले के इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत कद काठ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का उसमें इजाफा हुआ है और मौलाना की सियासत जो है वो भी इस वक्त ज़ाहिर है कि वो लीड कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो उनकी जो आला तरीन सलाहियतों के ऊपर उनका पूरा समझ लें कि जो पॉलिटिकल कैरियर है वो इस वक्त खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। देखें कि मामला आगे कहाँ जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है जो इस वक्त तारीख के इंतहाई अहम तरीन और नाजुक तरीन दोराहे के ऊपर खड़ा है। आगे आने वाला वक्त, आगे आने वाले फैसले उसको कहां लेकर जाते हैं। आज के प्रोग्राम से अब तक कितना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।